नमस्कार दोस्तों 12 से 19 जुलाई यह हफ्ता ऐसा होने जा रहा है जो अगले दिन भारत का राजनीतिक इतिहास पूरा चेंज कर देगा। इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा आजकल राजधानी दिल्ली में हो रही है। देखिए, ऐसे तो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कुछ एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें कुछ रिस्फल हो सकता है। इसे लेकर जो चर्चा है, कौन कौन मिनिस्ट्री से बाहर हो सकता है, किसका दफ्तर बदला जाएगा, कौन नया वहां पर इंक्लूड होगा, यह सब कुछ लेकर के चर्चा इस समय चल रही है। लेकिन उनमें से एक चीज सबके सामने नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि अमित शाह के लिए ऐसा कुछ किया जाए जो उनके लिए बड़ा सम्मान होगा। आप देखिए, वह तो है ही, गृह मंत्री अमित शाह सेकंड इन कमांड है मिनिस्ट्रीज में, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है। इसी लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर में चर्चा क्यों शुरू हो गई है? सबसे पहले यह एक चीज देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पीएम मोदी का 11 जुलाई तक प्री शेड्यूल है, सारे प्रोग्राम सेट है। अब पीएम मोदी के कार्यक्रम में अचानक ऐसा कुछ चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद 20 जुलाई से यहाँ पर मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो उसका मतलब है अगर कैबिनेट में एक्सपेंशन या रिस्फल कुछ भी हो जाए तो वह 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के अंदर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो मोदी मिनिस्ट्री एज एंड लो जो कि रूल है, उसके हिसाब से यहाँ पर 81 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कितना है? फिलहाल देखा जा रहा है कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 31 है। 5 ऐसे मंत्री है जो MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन वे इंडिपेंडेंट है। और 36 ऐसे मंत्री है जो MOS है, मतलब कि कुल मिलाकर 72 मंत्री है। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 9 मिनिस्टर्स के पद अभी भी खाली हैं। ऊपर से जॉर्ज कुरियन, उनका तो राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उन्होंने ऑलरेडी रिजाइनेशन दे दिया है। दूसरे रवनीत सिंह बिट्टू, उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वह भी रिजाइनेशन देने वाले हैं। ऊपर से बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक व्यक्ति एक पद की नीति पर चलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो वह भी रिजाइनेशन देने वाले हैं। और हर्ष मल्होत्रा जी, जिन्हें दिल्ली का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उस हिसाब से वह भी यहाँ पर रिजाइनेशन देने वाले हैं। तो 4 और मंत्री पद यहाँ पर खाली हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 पद पहले से खाली हैं, 4 और मंत्री यहाँ से जा रहे हैं, तो 13 मंत्री पद यहाँ से खाली होंगे। तो इसे लेकर हलचल मची है कि कौन वे 13 नए चेहरे होंगे जो यहाँ पर रिप्लेस करने आएंगे, किसका दफ्तर रिस्फल हो जाएगा। और इस जब रिस्फल की बात हो रही है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा निर्मला सीतारमण जी के नाम की हो रही है। पीयूष गोयल जी, नितिन गडकरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी समेत बहुत सारे मंत्रालय है जिनका दफ्तर अदल बदल हो सकता है। तो यह सब छोड़ करके सबसे चर्चा अभी हो रही है। एक बात है जो दिल्ली सूत्रों के सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी खुद चाहते हैं कि अमित शाह जी के लिए ऐसा कुछ किया जाए जो उन्होंने अभी तक भाजपा के लिए जो काम किया है उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा बन जाए। तो कुछ दिन पहले बंगाल का जो चुनाव था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बंगाल में भाजपा चुनाव जीत सकती है। यहाँ पर जो सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट थी वही यही थी कि बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले 6 महीने 1 साल से अमित शाह जी लगातार बंगाल के प्रदेश नेताओं के साथ काम कर रहे थे। हर बार 1-1.5 महीने के अंदर वह कोलकाता आए, बंगाल के हर कोने में गए और वहां जाकर के रणनीति बनाई। उसका फल यह हुआ कि सब कुछ देखने को मिल गया। डबल इंजन सरकार हो गई, 200 का डबल सेंचुरी पार करके भाजपा यहाँ पर सत्ता में आ चुकी है। अगले दिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत टफ इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास कहता है कि हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदल जाती है। लेकिन हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है और यह 3rd टाइम आ रहा है। हैट्रिक का चांस लगाया जा रहा है। इसमें जनता क्या सोच रही है? उसके पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी यूपी में शुरू हो रहे हैं, जो कि विरोधी पक्ष है वह पूरा साम दाम दंड भेड़ सब कुछ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही टफ इलेक्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। ऊपर से देखो तो पंजाब का चुनाव भी आ रहा है, और पंजाब बंगाल से भी ज़्यादा भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में भाजपा अकेले कभी सत्ता में आई ही नहीं। एक बार जब उसका शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था तब वहां पर सरकार बनी थी, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे लोगों की सरकार चल रही है। लेकिन बंगाल का जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम और भी बड़े स्तर पर पंजाब में दोहराई जा रही है। तो पंजाब जीतना भी बहुत जरूरी है। और जो मिशन कमल का सपना है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, उसके लिए पंजाब बहुत अहम भूमिका रखता है। तो यह सब मद्देनजर देखते हुए अगर भाजपा का चाणक्य अमित शाह जी को माना जाता है तो उनको कोई बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
लेकिन एक चीज़ आप बोल दीजिए कि मिनिस्ट्री में अमित शाह जी को तो सेकंड इन कमांड है ही, गृह मंत्री है, इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? यही पर लोग चर्चा में लेकर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या अमित शाह जी को डिप्टी पीएम बनाने की कोई परिकल्पना हो रही है? अगर यह होता है तो सच में भारत की राजनीति के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे तब लालकृष्ण आडवाणी जी को वहाँ पर डिप्टी पीएम बनाया गया था। एक ही कारण था कि जब वाजपेयी जी रिटायर करेंगे और भाजपा अगर कंटिन्यू करती है तो शायद लालकृष्ण आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर बन करके कंटिन्यू करेंगे। तो क्या यही सेम स्ट्रेटजी मोदी सरकार में भी होगी? क्योंकि आपको दिमाग में रखना होगा कि 2029 में जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तब मोदी जी की उम्र और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देश के सारे कोनों में जाकर प्रचार करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तो चर्चा में है कि मोदी जी शायद 2029 में पीएम पेस बनेंगे, लेकिन उसके बाद 2031 में या 32 में शायद मोदी जी सत्ता छोड़ देंगे और वहां पर दूसरे किसी को प्रधानमंत्री के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वह वाला फेस क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ जी होंगे या अमित शाह जी होंगे या तीसरे कोई? इसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है, लेकिन वही चेहरा सामने आएगा। यह सब लेकर के चर्चा चल रही है। और अगर इसमें अगर सच में अमित शाह जी को अभी डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो उसका मतलब है मोदी जी के बाद शाह जी के नाम पर मुहर लग जाएगी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी ज़्यादा फोर्स आ जाएगा, जो कि आने वाले यूपी चुनाव और पंजाब चुनाव के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ये सब लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन वहाँ पर एक और चर्चा शुरू हो गई है। देखिए जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात बोली थी कि वही बात सारे भारतीय फॉलो करते हैं। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी को पोस्टर बॉय बन गए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखिए तो नरेंद्र मोदी की मिनिस्ट्री के कुछ मिनिस्टर्स को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो रही है, और यह तो होना ही था क्योंकि अपोजिशन को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा था और जो कुछ ना कुछ उठा करके उस पर पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन वह पॉलिटिक्स इतनी गहरी और इतने घटिया तरीके से की जा रही है कि उसका ब्लैक स्पॉट नरेंद्र मोदी जी की मिनिस्ट्री के ऊपर आ रहा है। करके नाम देख लीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर है। नीट के परीक्षा को लेकर जो कॉकरोच पार्टी है क्या क्या कर रही है, लेकिन एक चीज देख लीजिए, अगर सच में धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर किसी करप्शन में शामिल होते हैं तो जब क्वेश्चन लीक हुआ था तो तब परीक्षा कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पैसों का लेन देन तो हो चुका होता है। लेकिन हर बार जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने परीक्षा कैंसिल कर दी और री एग्जाम करवाने के लिए बोल दिया। लेकिन अपोजिशन यह सुनने के लिए तैयार नहीं है कि इसके लिए प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनका नाम एब्सेंट फाइल में आने के बाद वहां पर भी चर्चा शुरू हो गई है। उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी को भी लोग छोड़ नहीं रहे। अपोजिशन यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी कर रहा है। नितिन गडकरी जी का नाम भी अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी में आया है। पेट्रोलियम मीथेन को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है, उस पर भाजपा के बहुत सारे सपोर्टर्स भी सवाल उठाने लगे हैं। भागीरथ चौधरी जी राजस्थान में उनके फार्म हाउस को लेकर और उनके खुद के ही मिनिस्ट्री से जो लोन गया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछना शुरू कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वह कहाँ गया? राजनाथ सिंह जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया था और अभी आर्मी की तरफ से जो बयान आया है, दोनों में मिसमैच दिखाई दे रहा है। उसको लेकर भी अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और नेगेटिविटी फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी को लेकर भी अपोजिशन कह रहा है कि वह रेल मिनिस्टर कम और रियल मिनिस्टर ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पर जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं उन्हें लेकर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। HD कुमारस्वामी, हालांकि वह भाजपा के डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, उनका अलायंस NDA के साथ है, लेकिन कुमारस्वामी को लेकर भी साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में उथल पुथल मची हुई है। यह सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो नरेंद्र मोदी मिनिस्ट्री के ऊपर पहली बार इतने साल शासन करने के बाद कुछ सवाल उठाने की वजह बनी है, जो कि 2029 में भी बड़ा क्रैक बन सकता है और यहाँ पर यह सारे चेंजेस करना जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है? कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।